ये इतना बदतर हो चुका है हमारा समाज कि यहाँ अब संविधान का नहीं, यहाँ बुलडोजर का और छड़ियों का रूल है। संविधान के आगे बुलडोजर आ चुका है, रूल बाय बुलडोजर्स एंड स्टिक्स। यहाँ सरेआम लोगों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के जरिए कोड़े लगाए जा रहे हैं, और लोग भारत माता की जय कह के खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पीटे जाने वाले लड़के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वो मुसलमान। यहाँ बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारे, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इज्जतदार बनके घूम रहे हैं, महिलाएं उनके पैर छू रही हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये भी समाज में जब हो रहा है जो वो लोग जेल में हैं। तो मैं माफी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद इन तमाम लोगों की जो एक जंग है, जो बैटल है, वो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमें और हिम्मत चाहिए, हमें और हौसला चाहिए, और यहाँ हम ये बताने तो कम से कम नहीं आए हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन, देखिए पत्रकारिता भी एक हिस्सा है, एक अपने वक्त का दस्तावेज तैयार हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम इस दौर का जो जुल्म है, इस दौर की जो ज्यादती है, इस दौर की जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उसका एक दस्तावेज तैयार कर रही हूँ मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये भी बताने के लिए, मुझे नहीं मालूम तो गाड़ी खराब हो गई, बहुत जगह पानी भरा हुआ था, मुझे नहीं लगा कि मैं पहुंच पाऊंगी, लेकिन लगा कि अगर आखिर के 5-10 मिनट भी पहुंच जाऊं, सिर्फ एक तस्वीर में भी सिर्फ ये गिना दूं कि मैं भी हूँ शामिल, तो शायद ये काफी होगा आज के लिए। और इसीलिए रास्ते में आधी लौट के भी मैं वापस आ गई। इसकी एक वजह है, मैं क्यों आई वापस, क्यों मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम लिखा जाए, मैं क्यों चाहती हूँ कि मुझे भी गिना जाए। इसलिए क्योंकि मैं कर्जदार हूँ, मैं कर्जदार हूँ इन तमाम लोगों की जिनकी यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके परिवारों की, उनके रिश्तेदारों की, उनकी उन चाहतों की जिनको वो गले नहीं लगा सकते, उनके वो सपने जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ उस बात को अच्छे तरीके से कि जब वो अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए वो लोग जेल में मौजूद हैं, या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो जेल में मौजूद हैं, तो वो मेरी भी आजादी और मेरे भी अधिकार की रक्षा करें। तो इस कर्ज को मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं उतारने आई हूँ, ये बताने आई हूँ उन सब परिवारों को जो भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं साथ में उम्मीद ये भी मैं करती हूँ कि किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची ना हो कि मेरी और हमारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं और इतने लोग यहाँ पर हैं, उनकी आवाज, हम सबकी आवाज उन लोगों तक ना पहुंचे जो जेल में इस वक्त बंद है। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे लगा कि 10-20-40 लोग बैठे होंगे, और वो भी नेहा की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोग बहादुर नहीं हैं। मैं ये भी समझती हूँ पूरी तरीके से ठीक है ये कि ये और मैं, मतलब कम से कम अपने लिए तो हम कह सकते हैं कि हम वही पत्रकारिता कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि मैं इससे ज्यादा सख्त सवाल पूछा करती थी, इससे ज्यादा जवाबदेही मांगा करती थी नरेंद्र मोदी सरकार से पहले। और ये काम मैं तब भी क्या करती थी जबकि एक तथाकथित सरकारी चैनल राज्यसभा टीवी में मैं काम किया करती थी, विच इज ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तब भी मैं ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री से पूछा करती थी उस वक्त की सरकार से, जितना मैं आज पूछ रही हूँ। लेकिन हर वक्त का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग देखे जा रहे हैं इस तरफ या उस तरफ, हर व्यक्ति अपने लिए जो यहाँ आया है वो कीमत चुका के आ रहा है। उसे पता है कि एक तरह का खतरा इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो लोग जो यहाँ बोल रहे हैं या वो लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको खतरा है एक तरह का, छोटा खतरा, बड़ा खतरा, एक जाना अनजाना सा खतरा। यहाँ इतनी बार जेल के बारे में बात हो चुकी है कि लगता नहीं है कि अब यहाँ कोई जेल से डरता है। यहाँ हर स्पीकर ने जेल के बारे में बात की। मेरे ऑफिस में बाकायदा मैं अपने कॉलीग्स के साथ ये बात कर चुकी हूँ कि जो इमरजेंसी बैग हमें तैयार करना है जेल के लिए, उसमें क्या क्या चीजें रखी जाए, क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने, ये तमाम जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इन्होंने हमारे दिल से जेल का, जुल्म का, मैं कहूंगी मौत का, ये सारा खौफ निकाल दिया। और जिस तरीके से खौफ इन्फेक्शियस होता है, उसका संक्रमण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। जब 10 लोग नहीं बोलते तो 20 नहीं बोलते, फिर 100 नहीं बोलते, फिर 1000 नहीं बोलते, लाख नहीं बोलते, 140 करोड़ लोग भी खामोश हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बोलता है तो जो बहादुरी है वो भी इन्फेक्शियस होती है। करेज इज आल्सो इन्फेक्शियस। यहाँ पे जब 2 लोग बैठे हैं तो 10 बैठे हैं, और यहाँ सुनने वाले 100 भी बैठे हुए हैं। तो इसको हमें बरकरार ये रखना है कि खौफ का इन्फेक्शन नहीं, बल्कि करेज का, बहादुरी का, उसका इन्फेक्शन फैलाना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता रहे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि लगातार हमें डराकर हमारी आवाजें बंद कर सकें। हम में से ही कुछ लोग, इनमें से ज्यादातर लोगों से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, इनके अच्छे कामों पर रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, इनको एक इंस्पिरेशन की तरह। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो करने के लिए जो मैं आज कर रही हूँ। तो इनमें से बहुत सारे लोग मेरे टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो ये हम में से ही कुछ लोगों को जेल में डालकर वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम भी जेल जा सकती हो। और जिस तरह से भी बंदो कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात है उनकी, कि
अभी तक मुझे मेरी कल परसों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फोन आया कि आपके साथ ट्रोलिंग होती है तो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ट्रोलिंग इज सो 2019 in 2020 trolling is something that I don't even care for। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मेरे परिवार में से ही एक माइनर की तस्वीर, उसका वीडियो वायरल किया गया ट्विटर पर। यानी मैं अपने ऊपर तो सह लेती हूँ जो भी कुछ ये कहते हैं, ग्राफिक डिटेल्स वो भेजते हैं कि क्या क्या मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार में एक माइनर की तस्वीर नहीं, उसका वीडियो वायरल किया गया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये क्राइम है, इट इज अ क्राइम कि माइनर की तस्वीर। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस एक्शन लेगी। मुझे पता है कि पुलिस, ये पूरी जो सरकारी मशीनरी है, ये किसके लिए काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा खौफजदा हूं कि अभी ये ट्विटर पे वायरल हो रही है, अब जाके मैं ये डिटेल्स पुलिस को भी सौंप दूं कि देखिए ये मेरे परिवार का हिस्सा है, देखिए इसका ये नाम है, इसकी उम्र है, ये इस जगह पढ़ती है या पढ़ता है। और इसलिए आप लोगों के सामने भी नहीं कह पा रही, लेकिन जो उसकी कीमत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सहना कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हेन आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डेवलप अ थिक स्किन, दे गो इवन लोअर, दे गो डीपर, दे गो बियॉन्ड मी। इवन उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जिन्हें चाहती हूँ, जो मेरे बहुत नजदीक है। जिन लोग यहाँ पर हैं उनके परिवार वालों को मैं एक दो बातें बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी कि यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपने और आपके परिवार के लोगों ने, उमर खालिद, खालिद सैफी, इतने सारे नाम मेरे लिए लेना भी बहुत मुश्किल है। इन तमाम लोगों से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं भी पिछले महीने उड़ीसा गई थी, वहां कंधमाल जो राइट्स विक्टिम्स हैं उनके परिवार आए हुए थे। 12-13 साल गुजर चुके हैं, वो लोग अभी भी इंसाफ की आस में आए हुए थे। आप यकीन जानिए, आप में से हर एक का, ज्यादातर का नाम लेकर वो उड़ीसा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि जब वो लोग जेल में हैं तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो जहां जहां जुल्म है, जहां जहां, मुझे नताशा नरवाल के पिता की याद आ रही थी, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी और उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेरी उससे फोन पे भी लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही और मुझे, जब मैं उड़ीसा में थी तो मुझे ये इस बात का अंदाजा हुआ कि कितनी सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि जहां जहां नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, दर्द होगा, वहां वहां मेरी बेटी मौजूद होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो उड़ीसा के वो राइट विक्टिम्स, वो दंगा पीड़ित, क्योंकि उन्हें दर्द था, उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, वो तमाम इन चेहरों को याद कर रहे थे। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जेल की दीवार के उस तरफ और इस तरफ ये दुनिया जिसको बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए अपनी आजादी को गिरवी रख दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी आजादी खत्म हो चुकी है, मैं कहूंगी कि कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया गया है। जिन्होंने अपनी आजादी को गिरवी रख दिया, वो दुनिया और वो देश पहले से ज्यादा, उनके जेल जाने से पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। हमारे आसपास का समाज इतना बदतर हो चुका है, जहां एक दलित बच्चे को अपने टीचर के मटके से पानी पीने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये इतना बदतर हो चुका है हमारा समाज कि यहाँ अब संविधान का नहीं, यहाँ बुलडोजर का और छड़ियों का रूल है। संविधान के आगे बुलडोजर आ चुका है, रूल बाय बुलडोजर्स एंड स्टिक्स। यहाँ सरेआम लोगों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के जरिए कोड़े लगाए जा रहे हैं और लोग भारत माता की जय कह के खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पीटे जाने वाले लड़के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वो मुसलमान। यहाँ बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारे, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इज्जतदार बनके घूम रहे हैं, महिलाएं उनके पैर छू रही हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये भी इस समाज में जब हो रहा है, जो वो लोग जेल में। तो मैं एक माफी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद इन तमाम लोगों की जो एक जंग है, जो बैटल है, वो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमें और हिम्मत चाहिए, हमें और हौसला चाहिए, और यहाँ हम ये बताने तो कम से कम नहीं आए हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन, देखिए पत्रकारिता भी एक हिस्सा है, एक अपने वक्त का दस्तावेज तैयार हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम इस दौर का जो जुल्म है, इस दौर की जो ज्यादती है, इस दौर की जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उसका एक दस्तावेज तैयार कर रही हूँ मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये भी बताने के लिए, मुझे नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या हारेंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी जो आंदोलन की शुरुआत होती है, या कोई भी जो असहमति का एक जो एक्सप्रेशन होता है, उसकी कोई ये गारंटी नहीं होती कि हम जीत जाएंगे आज से 100 साल बाद। जब शाहीन बाग की औरतें सड़कों पे आई थी तो उन्हें ये मालूम नहीं था, जब किसान साल 1.5 साल सड़कों पे रहे तो उन्हें ये कोई गारंटी नहीं थी कि उनका ये आंदोलन कामयाब होगा। लड़ाई इसलिए जाता है क्योंकि लड़ना जरूरी है, लड़ाई इसलिए जाता है क्योंकि अनैतिकता का विरोध जरूरी है, ताकि इतिहास की किताबों में ये लिखा जाए कि जब जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, तब बोलने वाले भी थे, सुनने वाले भी थे, लिखने वाले भी थे, दिखाने वाले भी थे। तो ऐसा ना हो कि जो इतिहास की किताबें हैं वो इनके सिर्फ जुल्म, ज्यादती, खौफ, गैर बराबरी के कैसे ही रंग जाएं, सिर्फ उनके रंग में रंग जाएं। हम ये नहीं चाहते कि इतिहास की किताबें सिर्फ भगवा रंग रंग जाए, हम चाहते हैं कि उसमें सारे रंग शामिल हो, उसमें तिरंगा सबसे ऊपर हो, और इसीलिए बहुत जरूरी है। और ये जब कीमत की बात हुई तो आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। कई बार
ये भी बात होती है कि कीमत कई कई तरह की होती है। अभी हाल ही में एक अजीब सा मैं कहूंगी एक ऐसा जख्म लगा कि बिल्कुल मेरे परिवार के एक मेरी ही फैमिली में नाम नहीं लेना चाहती, रिश्ता भी नहीं बताना चाहती, वो बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ की शादी में, अपनी बेटी की शादी में मुझे नहीं बुलाया। तो अपने सगे परिवार में मेरे बहन भाई और उससे उसके जो परिवार है, मेरे माँ और मेरे फादर के जो रिश्तेदार हैं, और वो अपनी सालगिरह में, अपनी खुशियों के मौके पर, अपनी शादी ब्याह में अब मुझे नहीं बुला रहे हैं। इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए एक ऐसा चेहरा बन गई हूँ जिससे उन्हें लगता है एक तरह की एक अछूत बन गई हूँ, एक पॉलिटिकल अनटचेबल। एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी तो सहली जाती है, लेकिन सोशल अनटचेबल, एक तरह का सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन। और वो नाम बुलाने वाले लोग वो नहीं है जो इस सरकार के एजेंडे से सहमत हैं, वो इस पार्टी को वोट भी नहीं देते हैं। और मैं साफ साफ कहूं कि वो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान लोग हैं। तो वो लोग जो कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस का विरोध करते हुए भी अपने को सेफ रखना चाहते हैं, और सेफ रखते हुए अब मेरे जैसे लोगों को अपने परिवार के कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो मेरे साथ देखे जाएं। तो कई तरह की कीमतें होती हैं जो दी जाती हैं। मैं आखिरी जब यहाँ आ रही थी तो फैंस को इत्तेफाक से ऐसा होता है, आप कुछ सोच रहे हैं तो उसी तरीके की चीज शायद आप सुन भी लेते हैं। और मैं फैंस को पढ़ रही थी जिसमें इतने सारे लोगों के साथ मुझे यही से शेर याद आ गया कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब देर मंजिल पे ही आने जाए।